हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रेजोनेंस एनर्जी, जो कि बहुत बच्चों को इसमें तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है। तो इस चीज़ को हम लोग आज सॉल्व आउट करने जा रहे हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं साफ शब्दों में आपको बताऊं तो ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो भी मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। मतलब जैसे आप बनाते हो ना कोई भी पर्टिकुलर, जहाँ भी रेजोनेंस होता है तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, और सबको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ द फॉल्स स्ट्रक्चर, और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला करके हाइब्रिड बनाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर हाइब्रिड का जो एनर्जी होगा वो उसमें से माइनस करना है किसको, उस चीज़ को माइनस करना है जिसकी जो कैनोनिकल फॉर्म का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसका भी तो कुछ एनर्जी होगा ना। तो उसको माइनस करोगे तो फाइनली जा करके आपको मिलेगा रेजोनेंस एनर्जी। ये तो मैंने आपको बताया कि ये तरीका है मतलब फाइंड आउट करने का मैथमेटिकली। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। और एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ना, ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए भाई, देखो कि जो एनर्जी होता है ना हाइब्रिड का, ये तो हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि कैनोनिकल से भी ज़्यादा होगा इस हाइब्रिड की, और वो नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, उसमें से माइनस करोगे क्या? एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो माइनस नेगेटिव है, उसमें से भी फिर से तुम इधर ला करके यहाँ पे ये भी नो डाउट नेगेटिव में ही होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये वाला वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड है ना। तो इसीलिए ओवरऑल ये रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये सबसे नंबर वन बात। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक है। नो, इट डजेंट मीन्स, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, इट डज नॉट मीन दैट कि इट इज़ एक्सोथर्मिक। इससे बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं, वो डेल्टा ऐसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी का नेगेटिव आ जाना ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सोथर्मिक है। इट डजेंट मीन कि इट इज़ एक्सोथर्मिक। ऑलराइट, तो चलिए, तो इट ओनली मीन्स दैट, तो इसका क्या मतलब है? अगर रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो इट ओनली मीन्स दैट by how much energy the hybrid is more stable. The hybrid is more stable than the most stable resonating structure. मतलब इसका मतलब ये है, बस ये नेगेटिव क्वांटिटी ये दर्शा रही है कि आपका जो हाइब्रिड का एनर्जी है वो कितना स्टेबल है आपके सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बस यही है साफ शब्दों में। जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट टी बी एनी ट्रू मॉलिक्यूल, लेट टी बी एनी ट्रू मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल है टी नाम का मैंने बताया, और इसके मैंने मान लो कि टोटल लेट्स सपोज दैट कि इसके 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो सबका नाम मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि कोई एक स्ट्रक्चर है, उसका 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4, ऐसे करके। तो मान लो कि अगर मैंने इसको प्लॉट किया यहाँ पे, एनर्जी वर्सेस योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मतलब रैंडमली मैं प्लॉट कर रहा हूँ। मान लो कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 वाला यहाँ कहीं पे है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3 वाला यहाँ कहीं पे है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 वाला यहाँ कहीं पे है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 4 वाला यहाँ कहीं पे है। अब आप कहोगे कि सर अगर ये एक ही पर्टिकुलर ट्रू मॉलिक्यूल के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो आप ये ग्राफ में सबका एनर्जी अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं, इतना गैप? तो ये गैप बहुत कम होता है, जस्ट मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का गैप लिया है। ऐसा समझ लो कि ये कुछ ऐसा है, मतलब देखो, मतलब ये जो है ना, ये ऐसा है, ये चारों है ना। मैंने क्या कर दिया है बेसिकली,
जूम कर दिया है थोड़ा, सो दैट कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये ठीक ठाक गैप है। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी का जो गैप है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए बस बताया, ठीक है। तो अब फिर तो है कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस योर ट्रू मॉलिक्यूल टी, जो कि मैंने यहाँ पे ज्यूम किया है। तो अब यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 3 1 4। अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2 की एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मतलब अपने कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ट्रू मॉलिक्यूल यहाँ पे कहीं है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, बेसिकली देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। अब तुम डेफिनेशन से मिला लो जो मैंने बोला है ना ऊपर। डेफिनेशन में क्या बोला, इट ओनली मीन्स दैट कि हाउ मच एनर्जी ऑफ हाइब्रिड इज मोर स्टेबल दैन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मान लो कि मैंने बोला कि एक टी इज अ ट्रू मॉलिक्यूल, उसके 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, मैंने ऐसे इसको प्लॉट किया, उसमें जो सब C2 जो था वो सबसे ज़्यादा स्टेबल था चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। तो C2 से ट्रू तो सबसे नीचे होगा, ट्रू मॉलिक्यूल का एनर्जी तो बहुत नीचे होगा ना, मतलब इन सब से, क्योंकि वो तो सबसे स्टेबल है। तो ये इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, बेसिकली यही आपका रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। तो नोट करके एक चीज़ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा इसको, कि रेजोनेंस एनर्जी गिव्स अस एस्टिमेट दैट हाउ मच क्लोज यू आर टू द हाइब्रिड। ये हमें बताता है साफ शब्दों में देखें तो कि रेजोनेंस एनर्जी आखिर हमें क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आप पर्टिकुलर हाइब्रिड से कितना करीब हो। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, ऐसे समझो, और उतना ही दूर आप उस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से, मतलब उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, राइट। तो हम एक बात यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, या टू बी मोर प्रिसाइज इसको ऐसे बोलना चाहिए, ईज ऑफ रेजोनेंस। जितना आसानी से रेजोनेंस होगा, जितना एक्सटेंट रेजोनेंस का ज़्यादा होगा, उतना रेजोनेंस एनर्जी होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब होता क्या है बेसिकली, अब मैं ना इस चीज़ को समझाने के लिए मैं साइक्लोहेक्सीन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन 1 मोल लिया और H2 को मैंने ऐड किया, तो नो डाउट ये हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। 1 मोल H2 जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करके और दोनों जगह HH लग जाएगा, बेसिकली यू विल गेट व्हाट, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो होगा -29 किलो कैलोरी पर मोल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे आप सोचो कि हड़बड़ा करके आऊँ, सीख करके चला जाऊँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोग। तो साइक्लोहेक्सीन प्लस H2 जो है क्या बना रहा है, साइक्लोहेक्सीन बना रहा है। चलो फिर से मैंने मान लिया ऐसे दो, मतलब आइसोलेटेड, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लिया है, इनका कॉन्जुगेशन आपस में नहीं है। अब मैं 2 मोल H2 ले आकर के ऐड कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप बोलोगे कि सर 1 मोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1 मोल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनेगा फिर से क्या, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे मैं पूछूँ कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो आप बोलोगे सर एक को करने के लिए 29 हुआ था, तो 2 के लिए -58 हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन के साथ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अब इस बार ना मैं एक बार कॉन्जुगेटेड वाला ला रहा हूँ, फिर से 2 मोल H2 है, फिर से प्रोडक्ट तो वही बनेगा, लेकिन अब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, टू बी आई शुड राइट ये डेल्टा H थ्योरेटिकल, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो -58 अभी भी होना चाहिए था पेन पेपर पे अगर हम देखें तो। लेकिन एक्चुअल में जो डेल्टा H यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है, रियलिटी में होता है -55.56 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए ये थोड़ा सा कम हुआ, पहले -58, मतलब 2, आखिर यहाँ भी तो 2 ही बॉन्ड को किया गया ना, तोड़ा गया, दो यहाँ भी 2 को तोड़ा गया। तो फर्क ये था कि पहले वाले में कोई कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं था, दूसरे वाले में कॉन्जुगेशन हुआ, तो रियलिटी में ये मिला, जबकि होना ये चाहिए था, ठीक है। अभी और देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि मैं बेंजीन ले करके आता और 3 मोल H2 को ऐड करता, तो फिर से मुझे यही मिलता, बट थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था, तो 29, तो 58 2 के लिए, तो 3 के लिए -87 किलो कैलोरी पर मोल मिलना चाहिए था,
राइट। लेकिन डेल्टा एच जो एक्चुअल मिला वो हम लोगों को मिला कितना, -51 किलो कैलोरी पर मोल। ये सडन ड्रॉप कैसे हो गया? आइए इस पांचों को, मतलब ये जो 4 रिएक्शन जो किया है मैंने, और जो हर बार जो प्रोडक्ट जो साइक्लोहेक्सेन बना है, इसको हम लोग प्लॉट करके समझते हैं, डायग्राम मतलब ग्राफ से एक थोड़ा समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इन सब में कौन है, मतलब हमें एक्चुअली में प्लॉट करना है 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हर जगह तो साइक्लोहेक्सेन ही है। तो अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि हर जगह एनर्जी रिलीज हो रहा है माइनस के फॉर्म में। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है मीन्स स्टेबल प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कौन है इसमें, तो साइक्लोहेक्सेन है। तो सबसे एनर्जी उसकी कम होगी जो, क्योंकि सबसे स्टेबल है। तो मान लीजिए कि वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि उसके बाद कौन स्टेबल है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद स्टेबल वही होगा, कौन होगा उसके बाद स्टेबल, जहाँ पे जो एनर्जी है वो कम है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे फिर हो जाएगा ये अपना साइक्लोहेक्सेन, जहाँ पे कहीं पे जो काफ़ी करीब में है बेसिकली। मैं पूछूँ कि अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो सीधी सी बात है, आप बताओगे कि यहाँ पे गैप जो है वो सिर्फ 29 का है, क्योंकि मैंने इसी में तो बस एक H2 ऐड किया था तो 29 किलो कैलोरी पर मोल मिला था। तो सबसे ज़्यादा करीब में तो यही है, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, अच्छा मैं एक्चुअल की प्लॉटिंग कर रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल वाला नहीं। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने थ्योरेटिकल एक्चुअल कुछ बताया नहीं। यही थ्योरेटिकल है, यही एक्चुअल है, यही थ्योरेटिकल है, यही एक्चुअल है, क्योंकि यहाँ तो कुछ रेजोनेंस ऐसा हो नहीं रहा है फर्स्ट और सेकंड केस में। तो यही थ्योरेटिकल और यही एक्चुअल है, बाकी एक्चुअल वाला तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है। तो अब बताइए 29 हो गया। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, अब सॉरी ऊपर कौन आएगा इसके ऊपर, तो अब देखो कि अब इस साइक्लोहेक्सेन से मैग्नीट्यूड वाइज में कौन कम है, किसका कम है। तो देखिए यहाँ पे किसका कम है, तो 29 है, 29 के बाद है उसके बाद अपना -51। मैं एक्चुअल को प्लॉट कर रहा हूँ, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग एक्चुअली एक्चुअल। और ऊपर वाले दोनों केसेस में थ्योरेटिकल ही एक्चुअल है, क्योंकि वहाँ तो कोई रेजोनेंस तो है नहीं, इसीलिए ध्यान से सुनो, वहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए एक्चुअल ही थ्योरेटिकल ही एक्चुअल है, राइट। चलो तो ये हो गया। तो सर इसके बाद तो इसका मतलब हमें ड्रॉ करना चाहिए क्या, बेंजीन को ड्रॉ करना चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, इट इज़ डॉट डॉट, मतलब एक्चुअल है ना, तो हाइब्रिड फॉर्म में मैंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि बेंजीन को ही शो करना है ऐसे। अच्छा तो क्यों इसको मैंने किया, क्योंकि अब हमारा जो फाइनल जो स्टेबल प्रोडक्ट है उससे जो यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 51 का गैप है। उसके बाद कौन सा आएगा भाई, तो उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, ये वाला, कहाँ गया ये वाला, 58। तो 58 वाला अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, तो इसको मुझे एक्चुअल वाला है ना, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, ये वाले रीजन में हुआ है। ये कुछ ज़्यादा ही कचरा फैल गया है, इसको साफ़ किया जाए। यस, यहाँ पे बस ये इसका जो कॉन्जुगेशन है वो यहाँ से लेकर के यहीं तक है। मैं इसको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो डॉट 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 इतना ही बनाना है बेसिकली, क्योंकि इसका रेजोनेंस सिर्फ इतना ही है। और ये कितना गैप है भाई, तो फिर से गैप को दिखाते चलना है। ये है यहाँ से यहाँ तक जाने में 55.56, देख रहे हो, क्योंकि 51 के बाद तो उसी को आना था। अच्छा उसके बाद कौन आएगा लास्ट में, तो उसके बाद आएगा अपना एक 58 बच गया, जो कि सबसे ऊपर होगा, यहाँ पे होगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप समझिएगा, भावनाएं समझिए आप, ये ऐसे हो जाएगा, ये समझ में आप लोगों को ऐसे। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, तो सबसे बेस्ट कौन सा वाला है, तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव एनर्जी किसकी आई, तो देख लो ना प्लॉट में सबसे ऊपर कौन सा है टॉप पे, अपना आइसोलेटेड वाला ये है, तो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। फिर उसके बाद ये वाला है कॉन्जुगेशन वाला, फिर उसके बाद बेंजीन रिंग है, फिर उसके बाद आपका ये है, और सबसे कम कौन सा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ बना दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन है। तो ये ऑर्डर निकल करके आया, ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब अगर कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है बेसिकली यहाँ पे बेंजीन का,
तो यहाँ पे देखो कैसे मैं प्लॉट करके दिखा दूंगा, ये है। तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही था, तो इसको मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। चलो उसके बाद बेंजीन जो है वो मान लो कहीं यहाँ पे है, ये मैं फिर से एनर्जी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है। अच्छा ये अब मैं किसको प्लॉट कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल वाला, इसलिए मैंने डॉटर डॉटर बेंजीन के अंदर नहीं बनाया, डिलोकलाइजेशन नहीं दिखाया, मैं प्रॉपर बॉन्ड बना करके दिखाया हूँ। तो सर ये तो गैप 87 है, देख लो ना यहाँ पे थ्योरेटिकल, अगर थ्योरेटिकली हम लोग देखते तो ये तो 87 था, तो ये 87 तो ऊपर ही आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल इसलिए नीचे है ये, ठीक है। चलो लेकिन क्वेश्चन ये है हाइब्रिड, तो अगर हाइब्रिड की अगर हम बात करें, मतलब एक्चुअल वाली बात करें, तो एक्चुअल वाले को चलो मैं ब्लैक से यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ, कर दिया मैंने एक्चुअल वाला, ये डॉट डॉट बना करके ऐसे। ये गैप कितना है भाई यहाँ से यहाँ तक, तो सर यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है वो है अपना 51 किलो कैलोरी। तो फिर रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो रेजोनेंस एनर्जी जो है, अच्छा ये तो बेंजीन का क्या था, ये बेंजीन का क्या था, ये वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, और ये क्या है, हाइब्रिड है। तो मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है, हाइब्रिड से, फिर से समझो, हाइब्रिड से वो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो यही है रेजोनेंस एनर्जी। तो इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ पे मैथ्स दिख ही रहा होगा आपको, 87 इज इक्वल्स टू रेजोनेंस एनर्जी प्लस 51। तो रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 87 माइनस 51, या फिर इसको ऐसे लिखना थोड़ा सा सही नहीं होगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, मैंने क्या बोला था, एक्चुअल हाइब्रिड माइनस थ्योरेटिकल, यही बोला था ना मैंने साफ शब्दों में, ऊपर भी जाकर के देख लेना वीडियो के स्टार्टिंग में। तो एक्चुअल क्या है, तो एक्चुअल तो भैया यही है जो ओरिजिनल फॉर्म में है, तो उसमें तो सर 51 लग रहा है, माइनस थ्योरेटिकल तक पहुंचने में 87 लग रहा है, उसको घटा दो कितना हो जाएगा, -36 कैलोरी पर मोल। ये एक काइंड ऑफ फिजिकल का पार्ट हो गया, बट ऑर्गेनिक का भी रोल आएगा, अभी धैर्य बना के रखिए। अगर मैं उसी तरीके से पूछूँ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ उसका बताइए, जहाँ पे कॉन्जुगेटेड वाला 2 बॉन्ड लिया था मैंने, इसका, इसमें कुछ नहीं करना है, तो उसका हाइब्रिड कितना है, देखो हाइब्रिड एक्चुअल वाला तो 55.56 है, तो उसको लिख लो 55.56 माइनस थ्योरेटिकल कितना था, 58 था, तो यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2.44 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक चीज़ तुम देख रहे हो, जब बेंजीन था तो रेजोनेंस एनर्जी है -36 किलो कैलोरी पर मोल, उसमें 3 पाई बॉन्ड था, और जब 2 पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है तो बहुत कम हो गया, -2.44 हो गया, -2.44 हो गया, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर है, मतलब कि अब मतलब कोई भी चीज़ एरोमेटिक होने की वजह से देख रहे हो रेजोनेंस एनर्जी के बीच में कितना ज़्यादा वो डिफरेंस आ जा रहा है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एरोमेटिक है तो उसका काफ़ी हाईली स्टेबल है, उसका मेन रीज़न ये है रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी उसका एक्चुअल रीज़न है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एक और तरीके से, उसको समझते हैं, मतलब ये थोड़ा फिजिकल वाला फीलिंग आ रहा होगा, मतलब ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी ये सब पढ़ाया जाता है आपको, बाकी ऑर्गेनिक भी हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कि एक स्ट्रक्चर है, इसका दे दिया डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, मान लीजिए कि इसका डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन दे दिया अल्फा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन जो है ऑफ नैप्थलीन, क्वेश्चन में दे दिया कि ये बीटा है, बोल रहा है व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन, इस स्ट्रक्चर को नैप्थलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे बीटा दिया हुआ, मतलब कि अच्छा एक और बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर के लिए जो डेल्टा हाइड्रोजनेशन है वो अल्फा है, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने में अल्फा लग रहा है। तो अच्छा, और क्वेश्चन में देखो दिमाग लगाया, क्वेश्चन में ये ऐसे रिंग बना करके दिया इस तरीके से, मतलब ये कॉन्जुगेशन दिखा करके दिया, इसका मतलब कि ये हाइब्रिड का एनर्जी दिया हुआ है बीटा, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल। अब ये इस तरीके से बना करके दे दिया, मतलब कि ये नैप्थलीन का कौन सा पोर्शन दिया आपको, एक्चुअल वाला दे दिया, तो एक्चुअल तो बीटा है, माइनस थ्योरेटिकल वाला करना है। तो अब एक्चुअल में अगर आप देखो, एक्चुअल में देखो तो नैप्थलीन तो इस तरीके से होगा ना, नैप्थलीन का थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर तो ये होगा। तो क्वेश्चन में हिंट दिया था, अगर एक को तोड़ने के लिए अगर अल्फा लग रहा है तो यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड्स है ऐसे ऐसे, तो 5 को तोड़ने के लिए कितना लगेगा, 5 अल्फा लगेगा। तो ये आपने क्या निकाला, डेल्टा एच व्हाट, थ्योरेटिकल आ गया 5 अल्फा, तो बीटा माइनस
5 अल्फा विल बी द आंसर, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी। अब यही एग्जाम में क्या होगा कि आपको कुछ वैल्यू दे देगा, तो बस यही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट में एंट्री मारते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर पूछा जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन द रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। आइए, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, साइक्लोपेंटाडाइन, अनायन और ये बताइए रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे होगा। सिंपली, पहले तो मैं आंसर लिख ही दिया था यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया। सिंपल बात है भाई कि देखो भाई यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेजोनेंस होने से कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ एरोमेटिक टाइप से बन जा रहा हो। बट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे मस्त रेजोनेंस हो रहा है और इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है जिसके वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है और ये एरोमेटिक हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ठीक है। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पॉज करके ट्राई करते रहिएगा और हमें लास्ट में बताइएगा कि आपकी रेजोनेंस एनर्जी वाले जो क्वेश्चन है कितने सही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया, इन दोनों में बताना है आपको रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, मस्त यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना आप, करो तो NH2 प्लस यहाँ बॉन्ड और यहाँ आ गया माइनस, फिर ये वाला माइनस इधर फिर से आगे रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से NH2 प्लस और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि एक तरीके से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। मतलब जो कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और हमेशा आपने सुना होगा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जहाँ पे होता है उसकी स्टेबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे हो रहा है अपना मस्त एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो ये वाला लोन पेयर अगर ऐसे जाएगा, एट द सेम टाइम ये वाला लोन पेयर बोलेगा भाई इधर भी तो तुम आओ मेरे पास। तो ये क्या है ना कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है। तो ये वाला जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ज़्यादा कौन हो जाएगा, फिर से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। बेंजीन, फेनॉल और स्टाइरिन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाले स्ट्रक्चर को स्टाइरिन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं स्टाइरिन। अब 3 स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा 2 पे होगा, फिर उसके बाद 3 में होगा और फिर उसके बाद 1 में होगा। 1 में होगा, ऐसा क्यों। अच्छा देखो, ये तो पहले से एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सर, ये भी पहले से एरोमेटिक है और ये भी पहले से एरोमेटिक है। तो ये आपने कैसे पता किया कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सेकंड का ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल है भाई, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। मतलब ये प्लस एम से सप्लाई कर रहा है रिंग को डेंसिटी। एक तो पहले से ही रिंग मस्त कॉन्जुगेशन में है, उस पर से ये OH भाई साहब जो है ना रिंग में और भर भर के इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो अब ये अंदर जो है ना, मतलब एक होता नहीं है कि आप मान लो कि आपका इच्छा है कि मेरा दोस्त कोई बस खाली खाना खिला दे, ऐसा मतलब कुछ भी। और एक होता है कि कोई पार्टी देने के लिए तैयार हो गया, तो ये OH पार्टी देने के लिए तैयार हो गया, तब तो आप एकदम भरपेट खाओगे, एकदम नहीं भी मतलब दाब दोगे आप पूरा एकदम काइंड ऑफ। तो ये वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एरोमेटिसिटी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो 2 का रेजोनेंस एनर्जी सबसे तगड़ा होगा। अब फिर 1 और 3 में कैसे डिसाइड किए सर। अब जनरली बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्या ये CC डबल बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, देखो ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कॉन्जुगेशन होगा। तो एरो का डायरेक्शन देखो, फिर से अब रिंग की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये भी डोनेट कर रहा है। तो फिर आप बोलोगे कि सर ये आपको कैसे पता चला कि OH ज़्यादा डोनेट करेगा। तो देखो भाई, ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करता है, नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद लोन पेयर, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है ऑर्डर। अगर रेजोनेंस होना है, मतलब रेजोनेंस कराना है,
तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो जल्दी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन था वो किसके किसके बीच में था, लोन पेयर और डबल बॉन्ड की, कौन जाएगा जल्दी, तो जल्दी कौन जाएगा भाई, तो लोन पेयर जाएगा। ठीक है जी, आपने समझ लिया। तो आंसर क्या हो गया, 2 3 1। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट टिके रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे फंस सकते हैं। इसमें बताइए रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो ट्राई कर लिया आप लोग। और मोस्टली बच्चे ने गलती किया होगा यहाँ पे, सब ने बताया क्या बोला होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा है सेकंड वाले से। लेकिन इसका आंसर सुन करके आप सभी लोग हो जाइएगा चौंक, चौंक जाइएगा आप लोग। यस जी हाँ, इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी जो है वो इक्वल है। आप बोलेगा हैं ये क्या कर दिया सर जी आपने, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी इक्वल है। बिकॉज अब जितना मैं बोलूँगा उतना मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। बिकॉज दे आर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो जब सेम मॉलिक्यूल का कैनोनिकल फॉर्म होगा तो भाई किस बात का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, नहीं। तो एक बात यहाँ से मुझे और सीखने के लिए मिली कि रेजोनेंस एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर हाइब्रिड एंड नॉट फॉर कैनोनिकल फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे साफ शब्दों में कि भाई साहब अगर रेजोनेंस करा दोगे इसको ऐसे यहाँ पे तो क्या बनेगा बताओ, तो थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से तो आप वहीं पे पहुँच गए जो मैंने कंपैरिजन करने के लिए दिया है। अब बोलोगे सर लेकिन इसके ऊपर वाले में यहाँ भी तो ऐसा हो रहा था ना, नहीं ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, जमीन आसमान का फर्क है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। समझ में आया। तो ये घुमा फिरा करके देखा जाए तो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल मैंने दे दिया था आपको, है ना। तो वही बात है, रेजोनेंस एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर हाइब्रिड, मतलब अलग अलग हाइब्रिड होने चाहिए, दो अलग अलग के, नॉट फॉर द कैनोनिकल फॉर्म, सेम कैनोनिकल फॉर्म। तो ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, तो आपको गलती नहीं करना है। अब देखो जैसे फिर मैं आपको, अब तो आप समझ गए होगे। अब जैसे मान लो कि मैं ये क्वेश्चन देता आपको, ठीक है, ये वाला ऐसे, फिर मैं पूछता बताओ किसका ज़्यादा है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ भी क्या है, इक्वल है। इक्वल होने के पीछे रीजन क्या है, देखो अब जैसे ही इसका तुम रेजोनेंस कराओगे उधर, तो ये आपको वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो हो गया ना बराबर। तो ऐसे है क्वेश्चन, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है। फिर यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मेरे पास पीरिडीन है, ठीक है, ये पीरिडीन है, और एक मैं ले रहा हूँ पाइरोल, इसको बोलते हैं पाइरोल, क्या बोलते हैं इसको, पाइरोल। तो अब किसकी ज़्यादा है भाई, किसकी ज़्यादा है, पीरिडीन की ज़्यादा है। आप बोलोगे हैं सर पीरिडीन में तो ठीक है, पीरिडीन एरोमेटिक है, तो ये भी तो सर एरोमेटिक हो रहा है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, मस्त 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि पीरिडीन जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है। पीरिडीन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पीरिडीन में एग्जिस्ट करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जैसे देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, RCO माइनस है, कार्बोक्सिलेट है। अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, बनेगा ना। तो अगर मैं पूछूं कि पहले और दूसरे वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, तो नहीं, बिल्कुल सेम है। पहले भी CO माइनस था, यहाँ भी अभी भी CO माइनस है, बस फर्क कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया अलग है। यहाँ C डबल बॉन्ड वो यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, तो कोई अंतर नहीं है। मतलब बिल्कुल ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हमारे केमिस्ट्री में क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, बोलो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो सर यहाँ पे बेंजीन पिरिडीन में कहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। देखो ये पिरिडीन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे होता है भाई, बहुत अच्छे यहाँ पे नहीं पता होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, जिसका रेजोनेंस नहीं होता है। तो अगर मैं, तो रेजोनेंस क्या पिरिडीन में नहीं होगा, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से नहीं होगा, इनकी वजह से होगा, आपस में इन पाई बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक है। तो सर पहले यहाँ दिखाया था, अब यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, तो देखो ना, पहले भी चार्ज नहीं आया था कुछ भी, अभी भी चार्ज नहीं है, पहले भी CC डबल बॉन्ड C और C के बीच में था, अभी भी C और C के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट
पाइरोल में क्या सीन है, पाइरोल में क्या दिक्कत है, देखो पाइरोल तो अभी न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, जैसे ही इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, हो जाएगा गड़बड़ मामला। कैसे भाई, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है वो, मतलब नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, चलो ये वाला सिर्फ बहुत स्टेबल है, व्हाट अबाउट अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे चार्ज आ गया, तो चार्ज आने से स्टेबिलिटी क्या हो गया, घट गया, न्यूट्रल बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर में, पढ़ा भी होगा आपने हाउ टू कंपेयर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, तो ये वाला जो है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यहाँ भी है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, ठीक है, तो पिरिडीन जो है वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पाइरोल में नहीं है, और भी आगे बनाया जा सकता है लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए बस इतना इनफ है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे ही डोनेशन में जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात है नहीं, इसीलिए यहाँ पे रीजन हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से पिरिडीन का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होता है पाइरोल से, ठीक है। चलो ये एक शानदार क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे मैं, और क्वेश्चन है यहाँ पे ये वर्सेस ये, आप लोग पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ये बेंजीन है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मेरी बारी है बताने की, तो अब ये होगा, ये ज़्यादा स्टेबल, सिंपल है, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे सिर्फ एक ही के साथ है, तो अब ये नहीं कि सर स्टेबिलिटी तो इसका ज़्यादा है इसका कम है, ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी वाइज भी यही ज़्यादा है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है, और पहली बात कि इधर से भी कॉन्जुगेशन, इधर ज़्यादा कॉन्जुगेशन, यहाँ मैंने शुरुआत में ही लिखा था रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, अब ये तो कॉन्जुगेशन सिर्फ इतना ही दूर में है, और इसमें कॉन्जुगेशन पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये बात समझ में, तो ये ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, देखो ये वर्सेस ये किसकी ज़्यादा है रेजोनेंस एनर्जी, तो भैया रेजोनेंस एनर्जी आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, इसकी ज़्यादा है एसिटिक एसिड की, अब ऐसा क्यों, फिर से वही वाला फैक्टर, ये दिमाग लगाओ, ये पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे पाई का जा रहा है, पाई जा रहा है वहाँ पे कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने लिखवाया था ना, ऊपर देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड आता है, अगर अवेलेबिलिटी है तो सबसे पहले कौन जंग में कूदेगा लोन पेयर, तब आएगा अपना पाई बॉन्ड, इसलिए इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डोनेट कर देगा ऑक्सीजन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अरे भैया जब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे आप, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी नंबर बात ये कि ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, आप बोलोगे कि सर लेकिन ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आना तो और पाप है, अरे भैया पाप नहीं है, आपने गलत केमिस्ट्री पढ़ी है, देखो ये प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना पाप नहीं है, प्लस चार्ज आने के बाद वो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तब पाप है, यहाँ पे अभी भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी अच्छी अमाउंट में होगी, ठीक है। आई होप सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन लिया जाए, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो आप पक्का बता दोगे आप, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलेट आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं बताऊँ ये ज़्यादा होगा, अभी जस्ट बताया था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा कॉन्जुगेशन में जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज हो गया खतरा नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, लेकिन कहीं पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है और कहीं पे सिर्फ एक नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंट हमेशा बाजी मार लेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपने पास बहुत ही शानदार, जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, इसको बोलते हैं फ्यूरान, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरान, इसको बोलते हैं हम लोग, अभी भी बताया था पिरोल या पाइरोल, और इसको बोलते हैं हम लोग थायोफिन, ठीक है भाई। चलो तो अब बताइए किसका जो है वो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और सबसे बेहतरीन होगा रेजोनेंस एनर्जी, तो देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो थर्ड का होगा,
फिर उसके बाद होगा आपका सेकंड का, और सबसे खराब होगा फर्स्ट का। नो डाउट सारे के सारे एरोमेटिक। आप बोलोगे कि सर अब आपने कैसे कंपैरिजन कर लिया, अब तो ऑक्सीजन का लोन पे डोनेट हो रहा है, यहाँ भी सब पे डोनेशन हो रहा है, तो सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नो डाउट सब पे आएगा, सही है। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले डोनेट कौन करेगा, कौन अपना लोन पेयर को जल्दी आज़ाद कर देगा। तो देखिए नाइट, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है पीरियोडिक टेबल में। अक्रॉस द पीरियड ऑलमोस्ट साइज जो होता है वो सिमिलर होता है। वैसे लेफ्ट से राइट जाने पे वो सब पता है अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा। बट है तो भाई सेकंड पीरियड का एलिमेंट ही ना, तो साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है चलो। लेकिन डाउन द ग्रुप जो है, डाउन द ग्रुप अगर हम आए तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सल्फर का साइज काफ़ी बड़ा है ऑक्सीजन से, तो भैया सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है, इन डिक्रीज करता है। तो सल्फर जो है साइज में बड़ा, उसके बाद साइज में बड़ा है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर जो है लोन पेयर, मतलब बोलता है लोन पेयर कि भाई मैं तो बॉस हूँ, तुम मेरे को संभाल करके रखे हुए हो, मेरे को जाने दो यार, ठीक है मैं तो जाऊँगा। जैसे मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है ना जो अपने पेरेंट्स का बात नहीं मान रहा, बोल रहा है मैं जाऊँगा, मैं मेला घूमने जाऊँगा। सल्फर ही बोलता है बिगड़ा हुआ, अब जाओ भाई जाओ यार, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चले जाओ, ठीक है। तो ये सल्फर के पास जो लोन पेयर है ना आसानी से भेज दे रहा है, क्योंकि सल्फर बेवकूफ़ आदमी है ना, गधा आदमी है। दूसरी बात ये कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल का क्या यूज है, देखो पाई सिग्मा वैकेंट, तो मस्त यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो इसीलिए सल्फर आसानी से डोनेट कर दे रहा है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आउट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, साइज बड़ा है, आराम से डोनेशन कर देगा। वैकेंट 3D भी खाली है, तो 3 का तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कैसे डिसाइड करें, अब कौन, अब दोनों बोलेगा कि भैया अब तो हम दोनों सेम कैटेगरी के हैं, ये तो पुअर था तो इससे तुमने बदला ले लिया, ऑक्सीजन ने बोला अब हम लोग तो सेम कैटेगरी के हैं, हम लोग सेम मतलब प्रजाति के हैं सेकंड पीरियड के, तो हमारे बीच में तो साइज का तो कोई लोचा ही नहीं है, और हम दोनों के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लोन पेयर को होल्ड नहीं कर सकता है, तो वो जंग में कूद जाएगा, और ऑक्सीजन भरा ठहरा समझदार आदमी ये बोलेगा कि भैया मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो ये लास्ट में जाएगा, तो इसमें इस पर्टिकुलर रिंग में रेजोनेंस एनर्जी कैरेक्टर जो है लेट से आएगा, इसमें थोड़ा जल्दी आएगा, इसमें सबसे जल्दी आएगा, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर ये निकल करके आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है OH माइनस वर्सेस PHCH2 माइनस। यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, मतलब बताइए कहाँ हो जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी पूछता तो OH माइनस का ज़्यादा होता, बिकॉज एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम से कम 10 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उससे ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाइज तो OH माइनस ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन मैंने रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस बार ये, हाँ आप बोलोगे ये क्या हो गया, हाँ रेजोनेंस एनर्जी का मतलब कि कितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है ऑर्गेनिक में बेसिकली। बाकी हमने कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब मैं सिखा चुका हूँ ऊपर। तो सर यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा, हाँ तो ये ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा तो ये होगा। एट द सेम टाइम अगर मैंने सेम क्वेश्चन में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता आपसे, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता तो OH माइनस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता PHCH2 माइनस से। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में ये बोला गया है कि एक ऑक्सीजन पे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो 10 कार्बन से लगभग 10 कार्बन, मोर देन 10 कार्बन एटम से भी ज़्यादा होता है। तो समझ रहे हो, मतलब एक ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, और चलो आप बोलोगे इसका रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 जगह ऐसा सिचुएशन आएगा, एक तो यहाँ आएगा चार्ज, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक खुद ऊपर है, तो ऐसा 4 ही जगह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना। तो मैंने क्या बोला कि एक ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी एक्चुअली वन ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो 10 कार्बन से भी ज़्यादा होती है। मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि 10 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को तराजू पे रखोगे ना, तब जाकर के इक्वल आएगा कहीं ना कहीं। तो स्टेबिलिटी वाइज OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है PHCH2 से, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी वाइज देखें तो PHCH2 माइनस ज़्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ही है कितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन जो कि JEE एडवांस में भी पूछा जा चुका है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको।
बेंजीन और साइक्लो कौन है बताओ, रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा है? तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। और वैसे भी हमने जब प्लॉट किया था स्टार्टिंग में, जब शुरुआत में मैंने जब डिस्कस किया था, यहाँ देखो ये वाला ये, तो रेजोनेंस एनर्जी में बेंजीन रिंग कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो नीचे आ रहा था। तो ऑब्वियस ही बात है ना, बेंजीन रिंग का ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लो, PHO माइनस और PHS माइनस, बताइए कहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी अच्छे से हो रहा है? तो अब होगा PHO माइनस। वो लगा है सर अभी तो आप थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऑक्सीजन अपने चार्ज को होल्ड करके रखेगा, ये वो सब कहाँ गया? अरे भैया ये पहले से रेजोनेंस में तो पहले से ही ये रिंग रेजोनेंस मस्त हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब तो सवाल ये उठता है कि ये निगेटिव चार्ज जो है वो दोनों यहाँ भी प्योर पी ऑर्बिटल में है, यहाँ भी प्योर पी ऑर्बिटल में है। तो अब रेजोनेंस में तो दोनों जा रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये कैसे पता चला कि सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है? उसका देखिए मेन रीजन, उसका रीजन यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो ये एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल बना है, ये जो पाई बॉन्ड बना है यहाँ पे, वो जरूर जो है वो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल होगा ऐसे रखा हुआ पैरेलल, और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हुई होगी, ओवरलैपिंग हुई होगी, तब ये पाई बॉन्ड बना होगा। उसको मैंने तोड़ के ऐसे दिखाया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कहाँ पे रखा हुआ है, प्योर पी में रखा हुआ है। और बड़ी बात ये है कि वो 2p में रखा हुआ है, और ये भी 2p वाला है, तो 2p का ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाएगा। बट सल्फर का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो 3p में रखा हुआ है, और ये है ठहरा 2p। तो आपने पढ़ा होगा 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होती है 2p 3p से। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं अगर स्टेबिलिटी पूछता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तब भी यही होता, PHO माइनस जो ज़्यादा स्टेबल है PHS माइनस है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद, हालांकि हमारा मेन मोटिव है रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करना, उसकी ऑर्डर। अब एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, फेनॉल वर्सेस एनिलीन। फेनॉल वर्सेस एनिलीन में ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका है? और फिर से वही वाली बात है, अब यहाँ पे कंपटीशन कर लेगा ऑक्सीजन, बोलेगा भैया मेरा भी अब 2p में है, नाइट्रोजन भाई तेरा भी 2p में है, तू हमसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो तू पहले जा रेजोनेंस करने के लिए चला जाएगा। इसीलिए एनिलीन का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होता है फेनॉल से, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे समझ लो प्लसम किसका ज़्यादा होता है, मतलब कौन जल्दी डोनेट करेगा रिंग को, NH2 या OH? तो अब ये सी बात है, NH2 का प्लसम ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन, जैसे बेंजीन है, नैप्थलीन है, और फिर यहाँ पे जो है अपना एंथ्रासीन है, इस तरीके से। तो देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, तो मान लीजिए लेट से इसका रेजोनेंस एनर्जी 10 है, ऐसा होता नहीं है 10 किलो जूल, मैं बस बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसका होगा 15, इसका होगा 17, और वो होना भी है ये ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ 2 रिंग में हो रहा है, यहाँ पे एक ही रिंग में हो रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी तो सर यहाँ पे दबा के होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सही बात है, तो वही मैंने लिखा है। मान लो अगर यहाँ 10 हो रहा है तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 17 होगा। लेकिन वही अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, तो भैया यहाँ तो एक ही रिंग है तो 10, यहाँ पे 2 रिंग में हो रहा है तो 10, 15/2 7.5, यहाँ 3 में हो रहा है 17/3, विच इज योर हाउ मच, अराउंड 5.9 के आसपास। तो पर रिंग तुम देख रहे हो वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो अगर पर रिंग पूछेगा तो फिर बेंजीन ज़्यादा हो जाएगा, फिर नैप्थलीन और फिर एंथ्रासीन। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार है, मज़ा आ जाएगा इसको देख करके। ये अगर इसमें पूछूं मैं तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे एसाइक्लिक हो, यहाँ पे साइक्लिक है, तो एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए ज़्यादा। अब देखो चौंकाने वाला क्वेश्चन, और यहीं पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, इसमें बहुत बच्चे फंस जाएंगे। क्या होगा, होना किसको चाहिए था, आप सबको लग रहा होगा फर्स्ट, लेकिन आंसर क्या है सेकेंड। अब ऐसा क्यों हुआ सर, अरे ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है। अगर हाईली अनस्टेबल है तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम होगा, बेकार होगा, मतलब रेजोनेंस होगा ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो फिर उस कंडीशन में ये बाजी मार लेता है। तो कहीं पे एंटी एरोमेटिक से अगर दे तो एंटी एरोमेटिक का कम मारना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं पक्का बंद कर दूंगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं भी हो गया हूँ थोड़ा बोर। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम और क्वेश्चंस लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है।
और फिर ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। बट इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट में करना है। एक इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करना है आपको, और एक इसका करना है आपको बेसिकली, कि किसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। हमने इतना सारा क्वेश्चन किया, आपने किया हमारे साथ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा जो है वो कमेंट में इसका आंसर बताएं और आनंद उठाएं। ठीक है, ये नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन है बाय द वे, फिर से इसको हम एंथ्रासीन बोलते हैं, नाम तो मैं बता ही दूंगा कम से कम, और इसको हम लोग बोलते हैं फेनांथरीन। तो आपका ये टास्क है इन दोनों का बताना कि रेजोनेंस एनर्जी किस में ज़्यादा है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।